हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है भाई हमारी करेंसी की। तो भाई ऑल टाइम लो जाती हुई दिखाई दी है, 90 रुपए के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दी है। जल्दी 100 रुपए के आसपास छुएगा भाई, जिस तरीके का हाल लग रहा है। मुझे अभी भी याद है, मैंने मजाक मजाक के बोला था कि भाई 100 रुपए जाएगा क्या, पर जिस तरीके से सारी की सारी कहानी चल रही है, लग रहा है भाई ये 100 रुपए जाएगा। इस साल में 5% हमारी करेंसी टूटती हुई दिखाई दी है। एशिया की सबसे घटिया परफॉर्मिंग करेंसी है इस टाइम पे हमारी। और इसके रीजन क्या है? एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया से छोड़ के जा रहा है। अब ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड है। एक तरफ वो छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, बाहर का पैसा डॉलर के फॉर्म में नहीं आ रहा है। दूसरा, इंडिया की करेंसी घट रही है, इसलिए इंडिया में वो इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया की मार्केट मान लो 7% ग्रो भी कर गई और करेंसी 5% घटी, तो 2% ही तो ग्रोथ हुई। तो इसलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस टाइम पे बाहर जा रहे हैं। दूसरा भाई, यूएस टैरिफ लग गया है, जिस चक्कर में डॉलर अगेन कम आना शुरू हो गया है। जीडीपी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, बस इसलिए इकोनॉमी बची हुई है, मान के चलो। बाकी यूएस फेड की बात करके चले तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 0.25% घटाया था, जिसके बाद पूरी यूएस मार्केट के अंदर रैली आती हुई दिखाई दी। हमारी मार्केट भी अच्छे लेवल पे जाती हुई दिखाई दी। मुझे उम्मीद थी कि भाई क्रिप्टो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इस चक्कर में मैंने एक ऑर्डर मार रखा था, बट भाई बहुत मोटा लॉस हुआ। 75% नीचे मैंने क्लोज किया उसको, 75% नीचे। मुझे उम्मीद थी ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, वो नीचे गया, मेरे को लगा नहीं नहीं ये हल्का सा नीचे जाके ऊपर आएगा, और नीचे गया और नीचे गया। फिर मैंने एक लेवल पे जो लिक्विडेशन था उससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। फिर कल रात को भाई नोटिफिकेशन आया कि भाई हाँ, पूरा पूरा पैसा उड़ गया। अगर बेसिक सिनेरियो की बात करके चले तो जब भी फेड रेट घटती है तो मतलब मार्केट में कैपिटल आती है। वो जो कैपिटल आती है वो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब में लगती है। तो इसी हाइपोथेसिस के ऊपर मैंने सट्टा मारा था और सट्टा उल्टा पड़ा। कोई नहीं भाई, 2100 रुपए लगाए थे, 60-70 हजार रुपए में निकाल चुका हूँ। ये वाला ट्रेड से 15-16 हजार रुपए का ट्रेड था, जिसमें से 11-11.5 हजार रुपए के आसपास का लॉस हुआ है। तो कभी सट्टों में कमाओगे, कभी लूज करोगे। इसके अलावा यूएस कोर्ट की बात करके चले तो भाई उन्होंने जो बायजूस के ऊपर $1 बिलियन का डैमेज का अनाउंसमेंट किया था कि उनको देने हैं, अब उसको रिवर्स कर दिया है। अब हियरिंग होने वाली है जनवरी के अंदर, जहां पर इस बारे में डिस्कशन करी जाएगी कि भाई एक्चुअली बायजूस को पैसे देने भी है या फिर नहीं देने। क्योंकि बायजूस की तरफ से हमेशा से ये रहा है कि भाई इनको सब कुछ पता था, ये जान करके हमारे अगेंस्ट नेगेटिव सारी बातें फैला रहे हैं ताकि हमारी कंपनी का हाल बुरा हो जाए। इन्हीं के चक्कर में हमारी कंपनी का बैंड बजाए। तो अब जनवरी के अंदर देखा जाएगा कि भाई क्या है, क्या एक्चुअली इंटेंशनली मिसलीड किया गया है कोर्ट को, या फिर जो चीजें बातें थी वो सही थी। अगर ये मिसलीड होगा ना तो भाई बहुत मोटा चीज बन सकती है। अभी तक सबने बायजूस का मजाक बनाया कि भाई कंपनी ऐसी थी वैसी थी, इन्होंने ये किया। उन्होंने कहा ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ जो किया वही वो हुआ, वो एक सेल्स माल प्रैक्टिस का पार्ट था, बट हमने चोरी नहीं की है, हमने किसी के पैसे नहीं लिए। तो अगर ये वाला कोर्ट केस जीत गए ना तो मान के चलो भाई बड़ा केस होने वाला है मानहानि का, और कंपनी को डुबोने के ऊपर भी कुछ ना कुछ क्रिमिनल वाली चीजें हो सकती है। डिफेमेशन तो शायद उन्होंने डाल ही दिया $2 बिलियन का। बाकी भाई वीडियो आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी बोर्ड के ऑडिटर्स ने फ्लैग किया है भाई फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 की स्टेटमेंट्स को। ये मैंने केस स्टडी बनाई थी कि भाई बोर्ड का आईपीओ आ रहा है, समझ के रहो, बहुत सारे रेड फ्लैग्स है। तो उसको डिटेल में देखोगे तो आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाई देंगे कि बोर्ड के आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। बाकी हमारा देश तो सट्टों पे चलता है भाई, किसी का भी आईपीओ आता है निकाल के ले लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक एसएमई आईपीओ आया था जो कि शार्क टाइम पे आई हुई कंपनी थी। हाल देख लो भाई, जब आया था तो मैंने ये बोला था कि भाई लिस्टिंग गेन्स हो गए, बट देखना कितनी तेजी से नीचे जाएगा समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एलिगेशंस क्या है, जो इनकी बैंक स्टेटमेंट है और जो अकाउंट्स बुक है वो मैच नहीं कर रही है। भाई क्या मजाक वाली बात है भाई। ये तो छोटी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में एक बार कुछ यहाँ पर एम्प्लॉइज नहीं है समझ में आता है। हम बोर्ड के फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर रहे हैं, जब तक ये शार्क टैंक पे आ चुके थे। बोर्ड के जो फाउंडर है अमन जी, उन्होंने कितनी सारी स्टार्टअप्स को नॉन कंप्लायंस के चक्कर में रिजेक्ट किया होगा शार्क टैंक के अंदर, और खुद भाई कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भाई 2 सब्सिडरीज है जो फाइनेंशियल ईयर 23 में इलेक्ट्रॉनिक बैकअप नहीं बना पाई अपनी बुक्स का। इसका मतलब क्या था, जितनी भी सेल परचेज करी है, जो भी करी है, वो कहीं पे भी स्टोर किया था वो है ही नहीं। मतलब 2023 का रिकॉर्ड ही नहीं है। 2023 के अंदर ही प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन होना था, पर वो कंडक्ट नहीं हुआ क्योंकि भाई वेरिफिकेशन पॉलिसी में चेंज था। तो अगर देखोगे ना, सब कुछ 2023 से ही करेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इतनी सारी चीजें ओपन है, सेबी कैसे अलाउ कर देता भाई आईपीओ आने के लिए, मुझे समझ में नहीं आती है वाली बात है। एनएससी बीएससी तो चलो ठीक है, उनको कट मिलता है, सब कुछ ठीक है, सेबी कैसे अलाउ करता है? हम कहते हैं हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो दुनिया के सबसे अच्छे स्टॉक मार्केट में से एक है, वो अच्छे लेवल पे रेगुलेटेड है, सेबी बहुत सारे एक्शंस लेता है, बट
ऐसे ऐसे चीजों पे एक्शन क्यों नहीं ली जाते हैं? इसके अलावा ऑडिटर ने एप्पल इंडिया को भी फ्लैग किया है, उन्होंने भी कंप्लायंस का इशू किया है भाई। और यहाँ पे क्या किया गया है, डेली इलेक्ट्रॉनिक बैकअप नहीं बनाया गया उनकी बुक्स और रिकॉर्ड्स का अप्रैल से अक्टूबर 2023 के बीच में। ऑडिटर्स को टेम्परिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है। टेम्परिंग का मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करे गए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करके कुछ ना कुछ निकाल लिया गया है। बाकी सेबी ने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है भाई इंडिगो के ऊपर। इंडिगो के ऊपर एक्शन होने ही होने हैं, वेट एंड वॉच। इन्होंने देश को परेशान किया है ना, अब देखना गवर्नमेंट एजेंसी इनको परेशान करेगी। इंडिगो को 58.7 करोड़ का टैक्स पेनल्टी नोटिस भी भेज दिया गया है कि भाई आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर सीजीएसटी के अंदर इश्यूज करे थे। इसके अलावा डीजीसीए ने 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर भी निकाल दिए हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है भाई इनके ऊपर। सिविल एविएशन मिनिस्टर जी ने तो ये भी बोल दिया है कि इंडिगो के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मतलब ये फंसेगे किसी न किसी लपेटे में, बस ढूंढ रहे कि कहाँ से इनको फंसाना है। बाकी इंडिगो वालों ने 10,000 रुपए का ट्रेवल वाउचर दिया है जो लोग सीवियरली इम्पैक्टेड रहे हैं फ्लाइंग के। अब ये सीवियरली इम्पैक्टेड का मतलब क्या है भाई? अब कोई लोग बाहर जा रहे थे और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उनकी बाहर की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। एक फ्लाइट, वो जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उस छूटने का खर्चा। दूसरा, आपने जो पैकेज बुक करा रखा था घूमने के लिए कहीं पे भी, उसका नुकसान। अगर किसी का कोई इवेंट था, कोई बिजनेस मीटिंग में जाना था, कुछ पार्टी से बिजनेस कलेक्शन के लिए जाना था, वो इशू। कईयों की तो शादी रुक गई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये कोई रेगुलर अप डाउन नहीं हो रहा था। नॉर्मली जो लोग ट्रेवल करते हैं वो अर्जेंसी के अंदर ही करते हैं ना। इम्पैक्ट तो सबके सब हुआ है। और ये जो वाउचर दिया गया 10,000 का, ये इन्हीं के लिए यूज करना है। अगले 12 महीने के अंदर आप इंडिगो की कोई जर्नी के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी इनका कहना है कि हमने टिकट्स के रिफंड कर दिए हैं, और जिन कस्टमर्स को अभी तक नहीं मिला है, ये भाई ईमेल आईडी देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसको मेल डाल दो एक बार। इसके अलावा भावेश अग्रवाल जी की बात करके चले तो उन्होंने 3% अपने स्टेक्स को और प्लेज किया है, क्योंकि भाई कंपनी के शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। देखो अभी के टाइम पे जो इनकी कृत्रिम है, जो एआई वाली कंपनी है, उसको चलाने के लिए मार्केट से फंड तो नहीं मिल रहा है, तो उसको चलाने के लिए मार्केट से उधार उठा के बैठे हैं। अब वो उधार के ऊपर इन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज किया था। अब इनके शेयर प्राइसेस कॉन्स्टेंटली घटते जा रहे हैं, जिस चक्कर में इनकी प्लेजिंग बढ़ती जा रही है। अगर अभी के टाइम पे देखा जाए तो 13% ये अपने शेयर्स को प्लेज कर चुके हैं। 30% के आसपास होल्डिंग है इनकी, जिसमें से 13% प्लेज कर दिया है। अपना पैसा बहुत ज्यादा लगाया कृत्रिम के अंदर। मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये कृत्रिम ने कुछ बढ़िया कर दिया जिसकी वजह से एकदम वैल्यूएशन बूस्ट आया, ये बहुत ही खतरनाक कहानी बनेगी कि भाई कंपनी डूब रही थी, बंदे ने सारा का अपना लगा दिया, और अचानक देखो कंपनी कहां से कहां उठ गई। और ऐसा लग नहीं रहा है अगर देखा जाए ना। अभी के टाइम पे इनका बुरा टाइम चल रहा है। इसके ऊपर मैंने केस स्टडी बनाई थी जहां पर समझाया था कि भावेश अग्रवाल का स्टाइल क्या है। पहले वो एक कंपनी में काम करते हैं, जब उसका डाउनफॉल आता है उसके बाद दूसरी में चले जाती है, फिर उसका डाउनफॉल आता है फिर तीसरे में चले जाते हैं, फिर तीसरी का डाउनफॉल आया और पता लगा दूसरे के अंदर कुछ किया जा सकता है, इसलिए दूसरे में आ गए। वो केस स्टडी देखना, आपको डिटेल में समझ में आएगा। बाकी मीशो की बात करके चले तो भाई आईपीओ बम्पर गया है, और जो इनके फाउंडर्स है वो बिलियनियर्स बन गए भाई। कांग्रेचुलेशंस टू देम। इसके अलावा मामा अर्थ ने 95% स्टेक्स बाय किए हैं रेजिनाल्ड मैन के 195 करोड़ के अंदर। ये कैश डील है भाई, और आने वाले 12 महीने के अंदर 5% भी ले लिया जाएगा भाई। कुछ वैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसकी बेसिस के ऊपर। ये कंपनी अगस्त 2022 के अंदर शुरू हुई थी भाई, और आज देखो कहां से कहां वैल्यूएशन पहुंच गई। 24 नवंबर से अक्टूबर 2025 के बीच में बात करके चले तो 25% का एबिटा था इनका। रेवेन्यू 70 करोड़ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। बाकी धन की बात करके चले तो कुणाल शाह ने वहां से 45x का रिटर्न लिया है भाई। जितना वो पैसा अपने खुद के क्रेडिट से नहीं बना रहे ना, उससे ज्यादा पैसा बाकी जगहों से बना रहे हो। अभी रिसेंटली धन ने $120 मिलियन का सीरीज बी राउंड रेस किया था, जिसके अंदर सेकेंडरी एग्जिट्स हुए बहुत सारे, जिसमें से कुणाल शाह भी एक है। 45x का रिटर्न 4 साल के अंदर। सबसे फास्टेस्ट और हाईएस्ट मल्टीपल वाले फिनटेक एंजल एग्जिट में से एक है, अगर रिसेंटली हम बात करके चले तो। अभी के टाइम पे धन एक कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी बन गई है। जैसे ग्रो, जीरो था, एंजल वन काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ये कर रहे हैं। 160 से $180 मिलियन इनके पास में पड़े हैं। रिसेंटली इन्होंने स्टैंजी और कुछ स्टार्टअप्स को एक्वायर भी किया था। इनके फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू 900 करोड़ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, जो कि उससे पिछले साल 380 करोड़ के ऊपर था। इसके अलावा टीसीएस की बात करके चले तो उन्होंने कोस्टल क्लाउड को एक्वायर कर लिया है $700 मिलियन के अंदर। ये ऑल कैश डील है, मतलब पूरा पैसा दिया गया है। ये जो कंपनी है ये सेल्स फोर्स को कंसल्ट करती है भाई, एआई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इनको दिखाई दे रहा है कि भाई इसको एक्वायर करने से हमारे पास में बहुत सारे नए कस्टमर्स भी आएंगे। 400 कस्टमर्स है जो मिड मार्केट सेगमेंट के अंदर आते हैं, और टीसीएस को वहां से बना बनाया क्लाइंट मिल सकता है। कोस्टल क्लाउड्स के नंबर की बात करके चले तो $132 मिलियन का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया 2024 के अंदर। भारत की कंपनी है तो ये कैलेंडर ईयर की बात करी जाती है वहां पे।
सितंबर 2025 तक आते आते $141 मिलियन तक नंबर पहुंच गया, मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 400 के आसपास एम्प्लॉयज भी हैं इनके पास में। बाकी वोल्क्सवैगन इंडिया की बात करके चले तो वो अर्ली रिटायरमेंट ऑफर कर रहे हैं अपने 2300 एम्प्लॉयज को। रीजन क्या है भाई, बिजनेस नहीं बन रहा है। 20 साल से ज्यादा हो गए वोल्क्सवैगन को इंडिया में हुए, बढ़िया गाड़ियां बनाने के बावजूद भी 2% के आसपास मार्केट शेयर है। तो इनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अंडर यूटिलाइज ही चल रही है। इस चक्कर में इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई थोड़ी टीम को लाइट किया जाए। तो ये 75 डेज की पे दे रहे हैं हर साल की, जितने साल भी बंदे ने काम किया। जैसे 10 साल किसी ने काम किया है तो इस साल की जो 75 डेज की सैलरी बनेगी इंटू में 10 कर लो, उतना पैसा ले लो। या फिर मान के चलो कोई 50 साल से काम कर रहा है तो उसकी जितनी बची है, अभी रिटायरमेंट से मान लो 10-12 साल बचे, तो 10-12 साल का 75 डे के आसपास का पैसा ले लो। और जो लोग स्टार्टिंग के अंदर 5 से 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट करेंगे इस ऑफर को, उनको बोनस भी दिया जाएगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की बात करके चले तो वहां पर 21% का इनफ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दिया नवंबर के महीने के अंदर। यहाँ पर आप एक बार चार्ट देखो, आपको समझ में आएगा। इक्विटी के अंदर इनफ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, डेट के अंदर इनफ्लो घटता हुआ दिखाई दिया है। बाकी ओवरऑल बात करके चले तो फंड्स घटते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वार्नर ब्रदर्स की बात करके चले तो उन्होंने भाई अपनी बिड बढ़ा दी है। नेटफ्लिक्स बेचारों ने अनाउंस भी कर दिया कि भाई हम इतने रुपए में खरीद रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और अब वो कह रहे हैं भाई हम ज्यादा पैसा लेंगे, नई बिड के हिसाब से अब $33 पर शेयर लेंगे। पहले 30 में बात हुई थी, अब 33 लेंगे जी। और साथ में $2 पर शेयर का स्वीटनर मतलब मिठास के लिए ऐसी टशन, मतलब $2 दे दो हमको क्योंकि बहुत खुश है हमको खुश कर दो $2 दे के। मुझे लग रहा है एक कहानी उल्टी ना पड़ जाए भाई, ये ना हो ये लालच दिखा रहे हैं कि इतना मिल रहा है इतने मिल रहा है, इस चक्कर में नेटफ्लिक्स बैकआउट कर जाए, उसके बाद में पैरामाउंट भी बैकआउट कर जाए, फिर आपको कम में ही डील करनी पड़े। बाकी ओरेकल की बात करके चले तो 11% घटता हुआ दिखाई दिया है वो Q2 रिजल्ट आने के बाद में। देखा जाए तो Q2 रिजल्ट में उतना कोई ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन की बात करके चलूं तो एस्टिमेट से नीचे दिखाई दी है, और बहुत ड्रास्टिक नीचे नहीं दिखाई दी है। बट इनका जो ईपीएस है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक अच्छी चीज है। इनके क्लाउड के अंदर ग्रोथ दिखाई दी है, जो कि एक अच्छी चीज है। मेरे हिसाब से इस टाइम पे नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, ये टेक बबल है इसको लेके, इस चक्कर में ये लपेटे में फंसते हुए दिखाई दिए। ये नहीं, एनवीडिया, एएमडी बाकी सब घटते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा टेस्ला की बात करके चले तो टेस्ला का नवंबर का नंबर भाई बहुत बुरा निकल के आया है। इनकी जो यूएस सेल्स है वो 4 ईयर लो पे जाती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पे आप एक ट्रिक वाली चीज देखना, यूएस की जो इनकी ईवी सेल है वो 41% घटती हुई दिखाई दी नवंबर के महीने में, बट इनका मार्केट शेयर 56.7% हो गया, जो कि पहले 43% था। मतलब गाड़ियां कम बिकी है पर मार्केट शेयर बढ़ गया। रीजन क्या है, बाकी सब ने भी लॉस किया है। अगर ये 41% घटे हैं तो फोर्ड 61% घटा है। इसका मतलब क्या है कि भाई इस टाइम पे लोग गाड़ी लेना नहीं चाह रहे हैं। टेस्ला वाले तो 0% फाइनेंसिंग भी ऑफर कर रहे हैं, बट फिर भी नंबर बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसके अलावा यूएसए की बात करके चले तो उन्होंने चाइना की ZTE के ऊपर $1 बिलियन के फाइन लगाने की बात करी। कह रहे ब्राइव का कुछ मामला है और हो सकता है ये $2 बिलियन तक भी बात जाए। जो इस डील से प्रॉफिट कमाया गया है उसका कुछ कट भी हो सकता है। पिछले साल ZTE वालों का जो टोटल प्रॉफिट था वो $1.16 बिलियन था, और यहाँ पे बातें चल रही है भाई $2 बिलियन तक भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कहीं ना यूएस वाले चाइना वालों को दबाना चाहते हैं। और अभी ये बात चल रही है अब चाइना वाले भी सारे यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर करने लग जाए, फिर क्या होगा? फिर डोनाल्ड ट्रम्प आएगा, भाई टैरिफ लगा दूंगा चाइना के ऊपर। चाइना वाला कहेगा लगा ले, तो फालतू के कलेशों वाली बात है। इसके अलावा डिज्नी की बात करके चले तो $1 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं ओपन एआई के अंदर। अभी देखा जाए तो डिज्नी और ओपन एआई की अच्छे लेवल पे पार्टनरशिप हो गई है। जो इनका वीडियो प्लेटफॉर्म है सोरा, उसके अंदर डिज्नी सबसे पहली कंपनी थी, बड़ी कंपनीज की अगर बात करके चले, जिन्होंने अपने कंटेंट लाइसेंस पार्टनरशिप के बारे में बात करी थी। मतलब अगर आप सोरा के ऊपर चाहो तो डिज्नी, पिक्सार, मार्वल वगैरह कुछ भी कैरेक्टर्स बना सकते हो जो उसमें यूज करेंगे, जो उसमें काम करते हुए दिखाई देंगे। अब बढ़िया रिजल्ट आता है भाई, जो मॉडल्स अप्रूव्ड है ना उस पे अगर आप जनरेट करते हो बढ़िया काम करता है सोरा। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो वो प्लान कर रहे हैं गैम्बलिंग के ऊपर टैक्स रिमूव करने का। कोई फॉर्मल प्रपोजल या फिर कोई नए लॉ के बारे में बात नहीं करी गई है। वो कह रहे हैं बस सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करने का, 24 से 28% तक का टैक्स लगता है। अगर ऐसा होगा तो ये टैक्स बच जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी सिल्वर की बात करके चले तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एसेट बन गई है भाई। एक बार चार्ट के अंदर देखो भाई किस तरीके से सिल्वर भागा, किस तरीके से गोल्ड भागता हुआ दिखाई दिए, और किस तरीके से एनवीडिया घटता हुआ दिखाई दिए। पिछले कुछ टाइम से अगर देखोगे तो ब्रॉडकॉम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी एआई चिप्स बनाने लग गए हैं। बाकी क्रिप्टो नीचे दिखाई दे रहा है, जिस पर में बिटकॉइन थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। फेसबुक भी कभी बढ़ता और घटता रहता है, बट ओवरऑल अभी ठीक ठाक चल रहा है।
बाकी आने वाले टाइम में गूगल शायद थोड़ा और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट भाई हमको पॉजिटिव दिखाई दी थी। यूएस फेड अनाउंसमेंट के बाद में सब कुछ पॉजिटिव दिखाने की उम्मीद थी, वही हुआ, बस क्रिप्टो उल्टा गया भाई मेरा। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।